हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल हैं सभी बच्चों के। सर हम एकदम बढ़िया हैं। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर अपने दो चैप्टर्स का डिस्कशन कर लिया था। तो आज की हमारी जो ये पावरफुल वीडियो है वो है हमारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों के लिए। सर क्लास 11th के प्यारे बच्चे, हाँ क्लास 11th के हमारे प्यारे और भोले बच्चे और अकाउंटेंसी पढ़ने वाले स्पेशल बच्चे। आज क्या लेकर आए हो सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक ऐसी पावरफुल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके एग्ज़ाम के 4 नंबर पक्के करवा दूँगा, क्योंकि आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वो हमारे सिलेबस का तो वैसे चैप्टर नंबर 3 है। कुछ बुक्स के अंदर इसका नाम होता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और सर इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या हैं? तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तरह-तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी आईएफआरएस। यानी कि कुल मिलाकर इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमें पढ़ने हैं मेनली 3 बड़े टॉपिक्स। तो सर क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो देखो, ये चैप्टर हो सकता है हमारे क्लास 11th में तो कम वेटेज का आए और पूरा का पूरा चैप्टर है थ्योरेटिकल, लेकिन इसमें हम आपको पता है क्या सिखाते हैं? प्रिंसिपल्स। यानी कि इस चैप्टर में आप ऐसे रूल सीखने वाले हो जो एज एन अकाउंटेंट आपको पता होने चाहिए। इधर आओ, एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे पता है कि कंपनियों की अकाउंटिंग कैसे होती है, कंपनियां काम कैसे करती हैं। तो आपको पता है जितने भी प्रैक्टिकली हम कंपनियों की अकाउंटिंग करते हैं उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। तो रियल लाइफ में अगर आपको अच्छी अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए तो उस नज़रिए से इस चैप्टर को इम्पॉर्टेंट समझ के पढ़ना। और अगर आप खाली मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, अपने यूटी के लिए पढ़ रहे हो कि हाँ उसमें पास हो जाऊं, तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेना तो काम चल जाएगा। लेकिन आज का चैप्टर हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना एंड मेक श्योर कि पसंद आए तो पक्का 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 लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चलो सर, तो फटाफट से शुरू करो सर, क्या है चैप्टर हमें बताओ। चलो तो देखो जी, इस चैप्टर को मैंने डिवाइड कर दिया है आपके लिए 3 बड़े पार्ट्स में। यानी कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो ऐसा करो, एक ब्रेकडाउन लेते हैं। खाली प्रिंसिपल वर्ड सोचो। अब खाली प्रिंसिपल वर्ड का क्या मतलब है? सर प्रिंसिपल, हाँ सर हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है, अरे नहीं वो वाला प्रिंसिपल नहीं, दूसरा वाला। इंग्लिश में सोचो, दूसरा वाला। प्रिंसिपल मतलब होते हैं कुछ रूल्स, यानी कि कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियम। तो हम जो भी रूल्स बनाते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। अब इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। तो बस क्या मीनिंग बन गया इनका? इनका मीनिंग है कि अकाउंटिंग में फॉलो किए जाने वाले रूल्स या नॉर्म्स जो सभी अकाउंटेंट फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सर फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई ये जो रूल्स हैं क्या हैं इनके फीचर्स? पहला, मैन मेड, यानी कि ये फीचर्स इंसान ने बनाए हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये रूल्स हैं, ये इंसान ने बनाए हैं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने बने बनाए कोई रूल्स हमें दे दिए, नहीं। ये अकाउंटिंग के रूल्स आपके और मेरी तरह जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमने बनाए हैं। दूसरा, ये जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं ये रिजिड नहीं होते। सर रिजिड नहीं होते का मतलब, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। और ओवर द ईयर्स ये चेंज हुए भी हैं। आज से 20-25 साल पहले अकाउंटिंग के कुछ रूल्स थे, लेकिन उनमें तब्दीलियां आईं, उनमें कुछ चेंज आया और ये रूल्स बदल गए। और हो सकता है अगले 50 साल बाद तब्दीलियां आए, चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि इनको हर कोई मानता है, इन नियमों को हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो आपको पता है यूएस के अंदर, यूएसए की बात बता रहा हूं, वहां पर एक टर्मिनोलॉजी बड़ी प्रचलित है, इसको बोलते हैं जीएएपी। हैं सर जीएएपी? गैप? हाँ गैप समझ लो, लेकिन इसका मतलब क्या है? जी मतलब जनरली, ए मतलब एक्सेप्टेड, ए मतलब अकाउंटिंग और पी मतलब प्रिंसिपल्स। यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कुछ ऐसे रूल्स जिनको पूरी दुनिया या सभी लोग मान रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं जनरली
एक्सेप्टेड। तो ये इसके 3 फीचर्स होते हैं। अब बच्चा पूछता है सर इसकी क्या ज़रूरत है, ये रूल्स हम ना बनाएं तो? बताता हूँ। देखो, अगर हम रूल्स नहीं बनाएंगे तो पता है क्या होगा, फिर तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा। पता चला आप ये रूल फॉलो कर रहे हो, मैं ये रूल फॉलो कर रहा हूँ, कोई रूल फॉलो कर रहा है, कोई और कोई रूल फॉलो कर रहा है। यानी कि ऐसे सोचो मन में कि स्कूल में कोई रूल नहीं है, आप सुबह 8 बजे पहुंच रहे हो, आपका दोस्त 9 बजे पहुंच रहा है, टीचर 10 बजे पहुंच रहा है, प्रिंसिपल 12 बजे पहुंच रहा है, तो क्या होगा सर? ये तो खराब हो जाएगी बात। तो इसी तरह अकाउंटिंग में अगर रूल नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए जरूरी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का होना। दूसरा, कंपैरिजन कैसे होगा सर? कंपैरिजन, हाँ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग जब सबकी एक तरह से की जाएगी तभी तो हम एक कंपनी और दूसरी कंपनी का कंपैरिजन कर पाएंगे। अब पता चला इसका तो आपने किसी और तरह से अकाउंटिंग करा है, इसका किसी और तरह से अकाउंटिंग करा है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन कब होता है? जब बेस समान होते हैं। तो बेस समान होने का मतलब है रूल्स सेम होने चाहिए, तो इसीलिए जरूरी होता है। और तीसरा, अगर हम बिना रूल्स के कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने यूजर को देंगे तो वो बेकार है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन यूजफुल तभी मानी जाती है जब उन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे रूल्स होते हैं, ये हमारे अकाउंटिंग के नॉर्म्स होते हैं जो हम सबको फॉलो करने हैं। चलो एक काम करो, नीचे कमेंट कर दो अभी का टाइम स्टैम्प डाल के, क्या कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स। बस इतना सा कमेंट कर दो तो पता लग जाएगा आपने इतनी बातों को अच्छे से समझ लिया था। अच्छा, अब आपको पता है ये जो रूल्स हैं, हम इस पूरे रूल्स को चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसको थोड़ा सा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या है वो 2 पार्ट्स? आइए समझाता हूं। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कहते हैं कि इसका एक पार्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दोनों में क्या फर्क है? वैसे कोई फर्क नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बेसिकली समझा देता हूं। हम अकाउंटिंग में कुछ एज्यूम करके चलते हैं जो हम सीखेंगे, यानी कि हम कुछ बातें मान के चलते हैं कि यार ऐसा तो हो रहा होगा, ऐसा तो हो रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को, इन सब अकाउंटिंग की अजम्पशंस को कहा जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये मतलब है जो हम आपको अभी थोड़ी देर में सिखाएंगे। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस किसको कहते हैं? तो कन्वेंशन वर्ड का वैसे अगर आप बेसिक मीनिंग सोचो तो कन्वेंशन वर्ड का मतलब होता है ट्रेडिशन या कोई पुरानी प्रथा। तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ रूल्स सदियों से चले आ रहे हैं और वो रूल्स सदियों से चले आ रहे हैं, वो हमारी पुरानी प्रथाएं बन गई और हम उन रूल्स को आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो उन नियमों को हम बोल देते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो बेसिकली पूरे चैप्टर में पढ़ने तो हमें रूल्स ही हैं, लेकिन एक को बोलते हैं अजम्पशंस और एक को बोल देते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अजम्पशंस मतलब हो गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और जो हमारे रूल्स हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं ट्रेडिशन की वजह से, उनको हम बोल देते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। लेकिन इन टोटलिटी आप समझ लो कि इनको बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही जाता है। तो अल्टीमेटली पूरे चैप्टर में हमें रूल्स पढ़ने हैं, लेकिन हम आपको अकाउंटिंग पहले कॉन्सेप्ट्स भी सिखाएंगे जो हमारे लिए होते हैं सिर्फ 3, और हम आपको बहुत सारे अलग अलग अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी सिखाएंगे या अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी आप कह सकते हो सिखाएंगे, जो होते हैं 12। तो मतलब कुल मिलाकर आपको चैप्टर में 15 बातें पढ़नी है, या सिंपल भाषा में बोलूं तो हमें 15 रूल्स के बारे में सीखना है। तो ये हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो यहां तक हम कह सकते हैं कि ये है हमारा इंट्रोडक्शन कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत है, क्या उसके फीचर्स हैं, और थोड़ा सा ये कि उसको किस तरह से हम नज़रिया देखते हैं अलग अलग क्लासीफाई करके। चलो, तो हम अब सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन कवर करने वाले हैं, यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। सर अजम्पशंस? हाँ, अजम्पशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जब कल को आप किसी भी कंपनी में एक अकाउंटेंट बनकर जाओगे, आप कहोगे मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं इस कंपनी की अकाउंटिंग करूँगा। तो कोई भी अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है तो वो अपने मन में
पहले से ही एज्यूम करता है 3 बातें। वो कितनी बातें एज्यूम करता है? 3 बातें। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं पता है मन में क्या एज्यूम कर रहा हूं? 3 बातें कि सारे बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं। नंबर 2, सारे बच्चे वीडियो लाइक कर चुके हैं। नंबर 3, सारे बच्चे इस साल 95% मार्क्स लाएंगे। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं। अब बच्चा मन ही मन हंस रहा है, कह रहा है सर हम कुछ भी नहीं कर रहे एक्चुअल में। तो एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जो एज्यूम कर रहा हूं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी तरह जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम उसमें 3 बातें एज्यूम करते हैं। सर क्या है वो 3 बातें? आओ वन बाय वन सिखाता हूं। एक छोटा सा चलो कोड बोल दूं ऐसी मस्ती के लिए, GCA। GCA वो कोड इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार बच्चे नाम भूल जाते हैं, तो मैंने कोड बना दिया कि भैया 3 अजम्पशंस जो होंगी, एक G से शुरू होगी, एक C से, एक A से, GCA। लेकिन हाँ वन बाय वन देखते हैं। देखो, पहली अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न। इसका क्या मतलब होता है? देखो इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर लो, अपने आप सीख जाओगे। कंसर्न का मतलब यहां पर होता है बिजनेस। कंसर्न का मतलब क्या होता है? बिजनेस। और गोइंग का मतलब क्या होता है? गोइंग मतलब चलता रहे। तो देखो, जो भी अकाउंटेंट होता है वो अपने मन में पहली चीज क्या सोचता है? तो जब हम किसी कंपनी में जाते हैं अकाउंटिंग करने, तो हम मन में ये सोचते हैं कि ये बिजनेस ना चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक भी हम, मतलब जब तक हम सोच सकते हैं, फोरसीएबल फ्यूचर तक ये बिजनेस चलता रहेगा। इस बात को इंग्लिश में कहते हैं गोइंग कंसर्न। तो ये एक अकाउंटेंट की अजम्पशन होती है, वो एज्यूम करता है कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक भी हम सोच रहे हैं तब तक चलता रहेगा, और हम इसको बंद नहीं करेंगे, बस। तो इतनी सी बात को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। अब देखो, इस चीज का लिंक एक आपको पुराने चैप्टर से करवाता हूं, जो बहुत ही क्रिटिकल चीज है। तो यहां पर कुछ बच्चे डगमगा जाएंगे। क्या हम इसी अजम्पशन की वजह से, पता है आपको, इसी अजम्पशन की वजह से हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में भेदभाव करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं? क्यों करते हैं? रीजन बताता हूं। देखो, जब हम ये सोचते हैं कि बिजनेस तो चलता रहेगा, बिजनेस तो चलता रहेगा सालों साल, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि बिजनेस तो कई साल तक चलेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि जो एसेट्स 1 साल तक फायदा देंगे उनको बोल देंगे करंट एसेट, और जो एसेट्स 1 साल के बाद भी फायदा देंगे तो उनको बोल देंगे नॉन करंट एसेट। तो हम ये डिफरेंस इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं बिजनेस तो चलता रहेगा। अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि मैं इस अजम्पशन को फ्लॉप कर दूं, और हम ये सोचते हैं कि बिजनेस कल बंद होने वाला है। ऐसा सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। चलो अभी क्या सोचते हैं मन में? सोचो सब जने कि बिजनेस कल बंद हो जाएगा। तो अब सुनना ध्यान से। अगर मैं यही सोच लूंगा कि बिजनेस कल बंद हो जाएगा, फिर तो मेरे लिए करंट एसेट नॉन करंट एसेट सारे एक बात बराबर। क्योंकि फिर तो कल ही बिजनेस जब बंद हो रहा है, तो फिर तो बस एक ही दिन की जिंदगी बची। तो फिर तो चाहे करंट कह लूं चाहे नॉन करंट कह लूं, फिर तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, क्योंकि कल सारे एसेट्स मेरे लिए बिक जाएंगे, मेरा बिजनेस बंद हो रहा है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं सोचते। और अकाउंटिंग हमेशा क्या कहती है कि क्या सोचना है? कि बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और इस अजम्पशन को कहते हैं गोइंग कंसर्न। बस 2 शब्द का है और उसी में उसका नाम छुपा हुआ है। फिर आता है दूसरा अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन होता है कंसिस्टेंसी। सर ये क्या होता है कंसिस्टेंसी? वही जो आप अपनी पढ़ाई में आज तक नहीं कर पाए। अच्छा समझ गए सर हम। इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग में हम दूसरी चीज ये एज्यूम करते हैं कि हमने मान लो कोई अकाउंटिंग रूल फॉलो करा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई अकाउंटिंग का रूल फॉलो करा, इसका नाम ऐसे लिख लेता हूं रूल 1। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि यही सेम रूल ईयर आफ्टर ईयर हर साल सेम सेम यही रूल फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कभी चेंज कर दिया, कभी रूल 2 लगा दिया, कभी रूल 3 लगा दिया, कभी रूल 4 लगा दिया। नहीं 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 नहीं। अगर एक साल रूल 1 लगाया है तो हर साल रूल 1 ही लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे। यानी कि सिंपल भाषा में इस अजम्पशन का मतलब है कि जो भी रूल, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रैक्टिस आप 1 साल फॉलो करते हो,
उसको ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करते रहोगे। दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी। अब बच्चा कहता है सर क्या मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता? हैं, ये क्या बात हुई कि रूल है और हम चेंज ही ना कर सकें? तो इसके भी जुगाड़ है, हम इस रूल को चेंज कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी को भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहां पर हमें सिखाया जाता है कि अगर आप किसी भी पॉलिसी को चेंज करना चाहते हो तो वो सिर्फ 3 ही कंडीशंस में कर सकते हो। कब? या तो कानून ही बदल जाए, कानून चेंज हो जाए, तब कर सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाए। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये क्या होता है? अरे ऐसा समझ लो, हम जैसे अकाउंटेंट्स के लिए ये भी एक छोटा कानून है। छोटा कानून? सर छोटा कानून क्या होता है? सिखाऊंगा सिखाऊंगा, इस चैप्टर में बाद में आएगा। अभी के लिए समझ लो कि ये भी अकाउंटिंग के कुछ नियम हैं, ये भी अकाउंटिंग के कुछ कानून हैं, इन्हें बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इन नटशेल अगर कानून में कोई चेंज हो गया तो हम भी अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। और अगर कभी कभी तो हमें लगता है कि पॉलिसी चेंज करने से हमारा बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो भी फिर हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब सर हम पॉलिसी को, कोई भी अकाउंटिंग रूल को हर साल सेम 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 फॉलो करते रहेंगे? यस, यही है कंसिस्टेंसी। और अगर चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ 3 ही रीजन से कर सकते हो, या तो लॉ बोले तो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो, या फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। चलो समझ गए सर। सर तीसरा अजम्पशन क्या है? तो तीसरा अजम्पशन तो मैं क्या बताऊं बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता ही नहीं रहा कितना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है सर, तो बस समझा दो क्या है। इस अजम्पशन का नाम है एक्रूअल। है सर ये क्या लिखा है? एक, ACC एक, रूअल RUAL। चलो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अकाउंटिंग की आपको एक खूबसूरती बताता हूं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यार। मान लो 27 फरवरी को मैंने गुड्स खरीदे, सामान खरीदा। चलो ऐसा सोचते हैं, 27 फरवरी को मैंने सामान खरीदा किसी से, ला भाई ला सामान दे। हाँ ठीक है, पैसे बाद में दूंगा, मतलब कि क्रेडिट पर सामान खरीदा। तो मैंने उससे गुड्स खरीद लिए, मैंने उसको बोला भाई पैसे बाद में दूंगा तुझे, उसने कहा ठीक है। फिर 5 मार्च को मैंने उसको पैसे दे दिए, पेमेंट डन। ठीक है सर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मुंशियों, अकाउंटिंग की कहानी समझाते हैं। ये लो आपके लिए इधर बुक बना देता हूं। आपको बस ये बताना है कि मैंने गुड्स खरीदे, इस ट्रांजैक्शन को मैं किस दिन रिकॉर्ड करूंगा। कमेंट करो नीचे, कमेंट करो अभी के अभी, कमेंट करो इस ट्रांजैक्शन को मैं किस दिन रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स में। 27 फरवरी को करूंगा रिकॉर्ड, या जब मैंने पैसे दिए 5 मार्च को तब रिकॉर्ड करूंगा। मतलब मैं अपनी बुक्स में मैं गुड्स खरीदे, परचेज कब रिकॉर्ड करूंगा, ये आपको नीचे कमेंट करना है। तो आप करो कमेंट, करो कमेंट, पढ़ रहा हूं मैं। कहाँ है कमेंट, कहाँ है कमेंट? करो भाई, तुम नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम भी करो कि हम अकाउंटिंग के हिसाब से कौन से वाले दिन यहां पर अपनी बुक्स में परचेज रिकॉर्ड करेंगे, बताओ। ठीक है, तो अब देखो एक्रूअल अजम्पशन ये कहती है कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हमेशा ये सोचेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन उस दिन रिकॉर्ड करनी है जब वो हुई। तो मैंने गुड्स अगर 27 फरवरी को खरीदे हैं तो मैं 27 फरवरी को ही रिकॉर्ड कर लूंगा। अब चाहे मैंने पैसे बाद में दिए, चाहे मैं पैसे पहले दे देता, तो पैसे देने या लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अजम्पशन है। सर क्या कह रहे हो, पैसे लेने देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, अकाउंटिंग में कैश बाद में दो, चाहे पहले दो, चाहे बाद में लो या पहले लो, कैश के हिसाब से हम अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंटिंग होती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जब वो हुई। तो भैया आपने किस दिन गुड्स खरीदे? सर 27 फरवरी को। तो बस अकाउंटिंग की अजम्पशन है
कि फिर तो 27 फरवरी को ही रिकॉर्ड कर लेंगे हम इस ट्रांजैक्शन को। पैसे बाद में दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन गुड्स कब खरीदे? 27 फरवरी को। तो इस होल कहानी को बस एक्रूअल कह देते हैं, या बेसिकली हम चैप्टर 4 में भी सीखेंगे। ये जो अकाउंटिंग करने का तरीका है, इस सिस्टम को एक्रूअल कहते हैं। तो हमारा ये तीसरा अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से कोड बताओ। सर कोड नहीं याद। GCA, जी बोले तो गोइंग कंसर्न, सी बोले तो कंसिस्टेंसी, ए बोले तो एक्रूअल। तो क्या बन गए 3 कोड? GCA। और ये तीनों क्या थे? ये तीनों क्या थे? जल्दी फास्ट। ये तीनों थे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो हमारे 3 जो रूल्स ही थे वो बेसिकली अजम्पशंस थे। तो हमें सोचना है कि बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है सर, ये सोच लेंगे बिजनेस चलता रहेगा। हमें सोचना है कि पॉलिसी को हम साल दर साल सेम फॉलो करते रहेंगे, ठीक है सर, ये भी सोच लेंगे। और अगर चेंज करना है तो या तो लॉ बोलेगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है सर। और तीसरा क्या सोचना है कि हम तो एक्रूअल के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, मतलब पैसा बाद में मिला, पैसा पहले मिला, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं एक्रूअल। तो यहाँ हमारे अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं फिनिश। चलो अब चलते हैं चैप्टर के तीसरे भाग पर। सर तीसरा भाग? हाँ, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको कहे थे। कितने हैं? 12। ओह सर 12 प्रिंसिपल्स हैं? हाँ, अरे ऐसा समझ लो 12 सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे पुरानी 3 बातों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ आई? ऐसे ही अगली 12 बातें और समझ लेंगे। कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे 11th के। आओ जी, नंबर 1 पहला प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या होता है ये? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है ये, आपको हंसी भी आएगी और सोच भी सकते हो। देखो, ये प्रिंसिपल ये समझाता है कि ओनर और बिजनेस ये दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं, ये हमेशा सेपरेट होते हैं। ऐसा सोचना है। सर सेपरेट होते हैं? क्या मतलब सेपरेट होते हैं? बिजनेस ही मालिक है, मालिक ही बिजनेस है? नहीं। क्या मुकेश अंबानी को आप रिलायंस कहोगे? नहीं। क्या विजय माल्या को किंगफिशर कहोगे? नहीं। या किसी और व्यक्ति को उसका कंपनी का नाम बुलाओगे? नहीं। तो मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ये बात इस प्रिंसिपल ने बताई। बताओ कितनी कॉमन सेंस वाली बात है। इसके लिए भी प्रिंसिपल बना रहे हैं, बताओ, लेकिन है प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल सिर्फ ये सिखाता है कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए बस। हाँ, और चलो एक क्वेश्चन बता दो बस, फिर प्रिंसिपल खत्म। कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, मतलब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो किसके नजरिए से सोच के करते हैं? मतलब आप ओनर के हिसाब से अकाउंटिंग करते हो, इसके हिसाब से बुक्स बनाओगे, या बिजनेस के हिसाब से बुक्स बनाओगे, बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्डिंग करोगे? ये सोच लो बस। कर रहे हो कमेंट? कर रहे हो कमेंट कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, मैं कर दूं वीडियो बंद कर दूं? नहीं कर रहे कमेंट? ठीक है भाई, वीडियो बंद कर दो। ये बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, आंसर नहीं दे रहे। जब तक आंसर नहीं दोगे नीचे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बच्चा कह रहा मत बढ़ो, मत बढ़ो सर। तो बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग करोगे कि ओनर के हिसाब से अकाउंटिंग करोगे? बताओ। अगर सही आंसर दिया तो बहुत शाबाशी मिलेगी। चलो, तो सर हमने सही आंसर दिया है। हमें पता है कि अकाउंटिंग जो होती है वो हमेशा बिजनेस के हिसाब से की जाती है, बस। तो यही प्रिंसिपल है। तो बिना नाटक नौटंकी के सिंपल भाषा में याद रखो कि इस प्रिंसिपल में ये सिखाया है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग, और हमें अकाउंटिंग ओनर के हिसाब से नहीं करनी, हमें अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के नज़रिए से करनी है। तो जब भी आप सोचो पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, आगे के लिए प्रो टिप दे रहा हूँ, सीए वाली प्रो टिप, जो आपको सिर्फ इस चैनल पर मिलने वाली है और कहीं नहीं। सीए वाली प्रो टिप ये है कि जब भी अकाउंटिंग करो सबसे पहले अपने आप को समझो मैं बिजनेस हूँ, ओनर मत समझना। कई बार बच्चे गलती करते हैं, मालिक बन के सोचते हैं। अच्छा, मालिक के पास पैसा आ रहा है, मालिक क्या करेगा? अरे मालिक कहीं कुछ भी करे, मालिक को छोड़ो, मालिक को मारो गोली। हमें सोचना है बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस बन के सोचो। बिजनेस में पैसा आया, नहीं आया, क्या हुआ?
तो जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो हमेशा किसके हिसाब से करते हैं? बिजनेस के हिसाब से। चलो, तो प्रिंसिपल हो गया समाप्त। ये बढ़िया था सर। दूसरा प्रिंसिपल तो आप देखते ही समझ जाओगे, अपनी सीट से उछल जाओगे, बस मुझे तो डर है कहीं गिर ना जाओ कुर्सी से। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये वही घिसी पिटी पुरानी बात कह रहा है चैप्टर 1 की। कह रहा है कि हम सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में जिसको मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप कितने सिंसियर हो, क्या ये बातें मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं? बताओ अकाउंटिंग में। नहीं। तो बताओ, इस बात को भी बताने के लिए एक प्रिंसिपल बन गया मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नाम से ही क्लियर है कि भाई अकाउंटिंग में हम हर चीज को किस टर्म्स में मेजर करेंगे? मनी की टर्म्स में, तभी वो रिकॉर्ड हो सकता है। अब आप कितने हार्ड वर्किंग हो इसका मैं रुपए में तो नहीं बता सकता, आप कितने डिसिप्लिन हो इसका मैं रुपए में तो नहीं बता सकता। तो जो भी चीज मनी की टर्म्स में नहीं आ सकती हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। बस खत्म हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद जी नेक्स्ट तीसरा प्रिंसिपल, ये मजेदार है। इस प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। पीरियड, हाँ, समय। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आओ ये समझाते हैं। मान लो आपने आज बिजनेस शुरू करा और बिजनेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 100 साल हो गए। चलो मान लेते हैं 100 साल बाद खत्म हो गया। अब ये पूरी बिजनेस की लाइफ है, 100 साल तक आपने बिजनेस करा। अब ये बताओ, बिजनेस शुरू करा और 100 साल तक बिजनेस करा, तो जब बिजनेस बंद होगा क्या उस दिन आप निकालोगे कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल क्या सिखा रहा है? ये प्रिंसिपल सिखाता है कि भैया बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। फिर हम पूछते हैं कि भाई ये छोटा टुकड़ा कितने का, क्या टाइम पीरियड का? तो जनरली ये छोटा टुकड़ा होता है 1 साल का। तो इसीलिए 1 ईयर को बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। 1 ईयर को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग पीरियड। तो हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं और एक टाइम पीरियड होता है 1 साल का। बस फिर क्या करना है, 1 साल खत्म होते ही देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। फिर 1 साल काम करेंगे, फिर देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। फिर 1 साल काम करेंगे, देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारी अकाउंटिंग हर साल बाद होती रहती है, पता करते रहते हैं प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो बस इस प्रिंसिपल का नाम बन गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। चलो, तो ये तो सर बहुत ही सिंपल था। यस। उसके बाद नंबर 4 और नंबर 5 दोनों भाई भाई हैं, लेकिन क्या है भाई भाई वो बता देता हूं। नंबर 4 प्रिंसिपल जो है वो तो एक बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है। नंबर 4 प्रिंसिपल तो कहता है, इसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल मतलब पूरा, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करो, बताओ। तो भैया इस प्रिंसिपल का मतलब है फुल मतलब सब कुछ और डिस्क्लोजर मतलब बताओ। अच्छा, तो सर सब कुछ बताएं? हाँ, सब कुछ बताओ। तो सर मैं क्लास 10th में बहुत कम मार्क्स लाया था, लेकिन मैं नहीं किसी को बताऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी। अरे वो मत बताओ, सब कुछ बताओ का मतलब है कि ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि अकाउंटिंग जब हम करते हैं और हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अपने यूजर्स को सारी इंफॉर्मेशन देनी है, हमें उनसे कुछ छुपाना नहीं है ना। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है, वो आपको बताता हूँ। इसे बोला जाता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब ये क्या होता है बस सुन लेना, है तो टेक्निकल, लेकिन क्योंकि वही मैंने क्या बोला, सीए वाली प्रो टिप्स आपको यही मिलेंगी। अब होता क्या है, मैं आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सी कंपनियां अपनी सारी इंफॉर्मेशन देती हैं, प्रॉफिट के बारे में बताती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, अपनी पूरी पोजीशन बताती हैं, बैलेंस शीट बनाती हैं, लेकिन कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये बात कंपनियां नहीं बताती, पहले नहीं बताती थी। तो पता है क्या हुआ, ये प्रिंसिपल आया
और इसने कहा कि भैया सब कुछ बताओ। तो आपको पता है अब आजकल कंपनियां ये बात छुपा नहीं सकती, उन्हें अपनी बैलेंस शीट के नीचे मतलब सब कुछ रिकॉर्ड होने के बाद भी फुट नोट में अलग से इस तरह की बातें बतानी पड़ती हैं जिनको वैसे हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। मतलब जो वैसे मेन रिकॉर्डिंग में नहीं आती, लेकिन फिर भी यूजर को बताने के लिए हमें अलग से नीचे छुपा के भी फुटनोट में बताना पड़ता है, ताकि एटलीस्ट ऊपर नजर ना भी आए यूजर को, लेकिन वो नीचे पढ़ लेगा, अरे क्या लिखा है, अच्छा कोर्ट में केस चल रहा है, तो पता तो लग जाएगा। तो सोचो, इस प्रिंसिपल को इसीलिए बनाया गया ताकि भैया अकाउंटिंग कैसे की जाए सब कुछ बताकर हमें अपने यूजर को सब कुछ बताना है। ये इस प्रिंसिपल का मेन मकसद है। चलो, पांचवा प्रिंसिपल, इसी का भाई। सर इसी का भाई? हाँ, इसी का भाई। इस प्रिंसिपल का नाम है मैटीरियलिटी। सर क्या 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 क्या? मैटीरियलिटी। चलो मटेरियल वर्ड से फोकस करते हैं। मटेरियल, मटेरियल का क्या मतलब है? सर मटेरियल मतलब सामग्री। हाँ, नहीं, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। मटेरियल का मतलब क्या होता है, बोलो? इंपॉर्टेंस। हाँ, अब इंपॉर्टेंस, सर इंपॉर्टेंस ये क्या है? आओ एग्जांपल लेते हैं। ये हो आप और ये है मुकेश अंबानी जी। आप भी घूमने गए, मुकेश अंबानी जी भी घूमने गए। रास्ते में अचानक क्या हुआ, आपका 100 रुपए का नोट खो गया, जेब से गिर गया। और मुकेश अंबानी जी भी घूमने गए थे, उनका भी रास्ते में अचानक से 100 रुपए का नोट खो गया। चलो तो देखो, शब्द पढ़ो। मटीरियल, इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो? अब आपको तो 2 दिन नींद नहीं आने वाली। आपका 100 रुपए का नोट खो गया, आप तो घर आओगे रोते रोते, मम्मी 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 आज तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, मम्मी मेरे 100 रुपए खो गए, है ना? तो आप तो भैया 2 दिन तक अब सोगे नहीं, 3 दिन खाना नहीं खाओगे, क्योंकि आपके लिए 100 रुपए की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बस अकाउंटिंग में इसको बोलते हैं मटीरियल है, मतलब ऐसा लिख देता हूं, आपके लिए 100 रुपए बहुत मटीरियल है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुकेश अंबानी जी वो भी घूमने गए, उनका 100 रुपए का नोट खो गया, उन्हें तो शायद पता भी ना चले, और पता चल भी गया तो वो हंसेंगे, कहेंगे क्या बातें कर रहे हो, 100 रुपए का नोट खो गया, ठीक है क्या हो गया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद। तो इसका मतलब उनके लिए उस 100 रुपए के नोट की शायद कोई इंपॉर्टेंस ना हो, मटीरियल ना हो, तो ऐसा लिख लेते हैं इममटीरियल। तो भैया ये प्रिंसिपल पहले तो ये बताता है कि हर बिजनेस में हो सकता है आपके लिए कुछ मटेरियल हो, कुछ ना हो। तो ये प्रिंसिपल बस ये कहता है कि अगर कोई भी चीज आपके लिए मटेरियल है तो भाई उसको फिर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब उसको फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसी एग्जाम्पल को अगर आगे बढ़ाऊं, तो आपके 100 रुपए खो गए, इस बात को आप तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे कि मेरे 100 रुपए खो गए, लॉस्ट। लेकिन मुकेश अंबानी जी शायद घर जाकर इस बात को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कहेंगे 100 रुपए, यहां मेरी करोड़ों की संपत्ति रखी हुई है, 100 रुपए खो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैटीरियलिटी का ये जो प्रिंसिपल है, ये बस ये सिखाता है कोई भी चीज आपके लिए अगर मटीरियल है तो उसको भैया डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं मैटीरियलिटी। ठीक है, चलो तो 5 हो गए प्रिंसिपल्स। अब नंबर 6 ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारी अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा बेस है। इस प्रिंसिपल का नाम है कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल है वैसे तो, लेकिन हाँ हमारी अकाउंटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने मान लेते हैं एक मोबाइल फोन खरीदा, कितने रुपए का सर? 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो जितने रुपए का आप मोबाइल फोन खरीदते हो उसे इंग्लिश में कहते हैं, खरीदने के भाव को कहते हैं कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, कुछ भी। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब होगा क्या, मजेदार चटपटी बात सुनना। हो सकता है 2 महीने बाद इस फोन का मार्केट प्राइस हो जाए 90,000, तो क्या मैं अपनी बुक्स में अब इसको रब करके 90,000 कर लूं,
या हो सकता है 5 महीने बाद इस फोन का मार्केट प्राइस हो जाए 80,000। तो क्या मैं अपने यहाँ पे रजिस्टर में रब करके 80,000 कर लूँ? तो आंसर है नहीं। तो ये प्रिंसिपल बस यही कहता है कि हम अपने एसेट्स को, हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेसिकली कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे और मार्केट प्राइस उसकी जो मर्जी भी हो, जो भी चेंज होती रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपने पॉइंट लिमिटेशन में पढ़ा था अकाउंटिंग के, तो इसलिए लिंक होता है। तब सिखाया था कि भैया हम अकाउंटिंग में मार्केट वैल्यूज चेंज जो होती है उसको इग्नोर करते हैं। तो एक लिमिटेशन है, लेकिन ठीक है, अब है तो है, अब क्या करें। तो ये प्रिंसिपल बस कहता है कि हमें अपने फिक्स्ड एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे। चलो, तो अब यहां तक समझ आया इस बात का, नीचे कमेंट में भेजो कि सर ऑल क्लियर। चलो जी, अब चलते हैं नंबर 7 पर। सर नंबर 7 क्या है? नंबर 7 का नाम है रियलाइजेशन। ये भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो आपने भी पहले पढ़ा उसी का एक्सटेंशन है। अब इसमें क्या होता है? रियलाइज करना। हाँ, रियलाइज करने का मतलब होता है बेचना, है ना? तो आप इस वर्ड से समझ लो कि यहां से ही ये प्रिंसिपल का नाम बन रहा है। बेचना मतलब रियलाइज करना, और रियलाइजेशन से रियलाइज से बन गया रियलाइजेशन। तो देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, वही कहानी सेम। मैंने मोबाइल फोन खरीदा 1 लाख रुपए का, और अब उसका मार्केट प्राइस कुछ भी हो रहा है ना? उसका मार्केट प्राइस कुछ भी हो रहा है, 80,000 हो रहा है, 70,000 हो रहा है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे कि हमें मतलब नहीं है। हमारी तो कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, है ना? यही सीखा था। अब देखना, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर तुम ये मोबाइल फोन बेच दोगे, अगर तुम ये मोबाइल फोन बेच दोगे, तब फिर कॉस्ट नहीं लिखनी, तब हम उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे जितने का बेचा। मान लो फॉर एग्जांपल तुमने ये मोबाइल फोन 60,000 में बेच दिया, तो उस दिन पता है क्या होगा? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि एसेट की कॉस्ट तो आपने लिख रखी है, कोई बात नहीं, लिखे रखो, लेकिन अगर जिस भी दिन एसेट को रियलाइज करोगे, रियलाइजेशन का मतलब है जिस भी दिन एसेट को बेचोगे, तो फिर आपको ये उसकी रियलाइजेबल यानी बेचने वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। फिर हम मान के चलेंगे कि अच्छा ये मोबाइल फोन हमने बेच दिया, अब कॉस्ट वॉस्ट सब बेकार है, अब तो भाई माना जाएगा कि ये मोबाइल फोन हमने 60,000 में बेच दिया, तो फिर हम इसकी ये वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कितनी कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं प्रिंसिपल्स भी कभी कभी, लेकिन हाँ, हमें नाम से क्लियर होने चाहिए। देखो, क्योंकि कल को टीचर कैसे क्वेश्चंस देती है, आपको एक कहानी देगी और कहेगी ये कहानी पढ़कर बताओ कौन सा प्रिंसिपल है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहानी रियलाइजेशन की थी। इसके बाद है जी नंबर 8। अगर इस प्रिंसिपल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अच्छा, तो सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है और सीखने के पर्पज से भी जरूरी है। इस प्रिंसिपल को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि ये प्रिंसिपल हमें एक्चुअल में अकाउंटिंग का बहुत बड़ा बेस रूल सिखाता है। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। अब देखो, दोनों शब्दों का वैसे बेसिक मतलब क्या है। प्रूडेंस का मतलब तो वैसे होता है समझदारी, है ना, कि भाई आदमी प्रूडेंट है, समझदार है। और कंजर्वेटिज्म का मतलब है कंजर्व रहना, कि मतलब थोड़े डरे डरे रहना, है ना, कंजर्व नेचर, ये मतलब है। अब देखो, ये कहानी को अकाउंटिंग में कैसे लिंक करा, बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, हमें ये सिखाया जाता है कि इंसान को किसी भी पल दो बातें लग सकती हैं। तो मान लो मैं बच्चा बन के सोचूं, एक मुझे सपना आया कि यार मेरे तो क्लास में 100 में से 100 नंबर आ गए, मेरे फाइनल एग्जाम में भी मैंने पूरे इंडिया में रैंक 1 हासिल कर ली। मैं खुश हो गया सपना देखकर। अब एक तो है कि ये सपना आया और मैं अपने पूरे गली मोहल्ले में आज ही मिठाई बांटना शुरू कर दूं, पापा को बोल दूं पापा अब तो मुझे मोटरसाइकिल दिलवाओ, देखो मुझे सपना आया है मैं इस साल पूरे इंडिया में रैंक 1 लाया हूं। तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे पापा? खुद सोचो, पापा कहेंगे हट, तुझे एक अच्छा सपना आया, तुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मतलब तू बहुत रैंक 1 लाएगा, ये है वो है, तो वो तो फ्यूचर में होगा, वो तो तू सोच रहा है, लेकिन उस चीज को लेकर अभी से थोड़ी ना खुश हो सकते हैं। तो पापा क्या कहेंगे, अरे अभी इग्नोर कर इन सब बातों को,
और वही हमें करना चाहिए, वही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है कि फ्यूचर में होने वाले फायदे अगर आपको लग रहे हैं तो उनके लिए आज खुशी क्यों मनानी, जब मिलेगा तब खुश हो जाएंगे, अभी से थोड़ी ना खुश हो सकते हैं कि मेरी रैंक 1 आ जाएगी, नहीं। तो फ्यूचर में होने वाले फायदों को इग्नोर करते हैं। लेकिन अब उल्टा सोचते हैं, अब हमें सपना आया कि यार मुझे सपना आया रात को मैं फेल हो गया, पांचों सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, क्लास 11th में बहुत कम नंबर आए, पापा मुझे मार रहे हैं, मम्मी मुझे मार रही है, बहुत डर लग रहा है, ऐसा बुरा सपना आया। तो सोचो सुबह उठ के मैं क्या सोचूंगा अगले दिन, यार कहीं ये सपना सच ना हो जाए, ऐसा करता हूँ इसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर देता हूँ, फेल ना हो जाऊं कहीं मैं, तो इस सपने को तो गलत प्रूफ करना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब इंसान को लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो वो थोड़ा सा सतर्क हो जाता है, कंजर्व रहता है वो, है ना। और समझदारी भी इसी में है, प्रूडेंट। तो अकाउंटिंग कहती है कि अगर आपको लगे कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, देखो फायदा होने वाला है तो इग्नोर करो, है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में यार कुछ नुकसान हो सकता है मेरा, हो सकता है मेरे खिलाफ किसी ने कोर्ट में केस करा है, कहीं मैं हार गया तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है, तो अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो? उसको रिकॉर्ड कर लो। तो देखो कितना अच्छा प्रिंसिपल बन गया। इस कहानी पर ही बेस्ड ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिज्म, जो सिर्फ यही सिखाता है कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में फायदा होने वाला है तो उसको इग्नोर कर देना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में तो मेरा कोई नुकसान होगा तो उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो, ताकि आप पहले से मतलब उसकी तैयारी से बनाकर रखो कि हाँ यार ये तो नुकसान हो ही जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। अब इसका एक एग्जाम्पल है, हो सकता है अभी के लिए टेक्निकल हो, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना जरूरी है, हमें आगे चलकर जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमें सिखाया जाएगा कि जो हमारा स्टॉक होता है, खासकर क्लोजिंग स्टॉक जो हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में, उसकी जब हम वैल्यू करते हैं तो पता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो होता है उन दोनों में से जो कम वाली वैल्यू होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। सोचो, मतलब हम इतने कंजर्व रहते हैं, मान लो हमारा स्टॉक है 100 रुपए का, लेकिन मुझे लग रहा है यार बाजार में तो ये सिर्फ 80 रुपए का है, तो हम इतने डरे डरे रहते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई अगर तुम्हारी कॉस्ट या मार्केट प्राइस में जो कम है तुम वो रिकॉर्ड करो। अब आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर अभी तो कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, कॉस्ट प्रिंसिपल में तो आपने कहा था कि मार्केट प्राइस इग्नोर होती है। अरे वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए था, वो किसके लिए था? फिक्स्ड एसेट्स के लिए। ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के लिए है, और ये जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको बताया जाएगा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के रूल्स के हिसाब से ये बनाई गई है बात। तो कंजर्वेटिज्म सिंपल प्रिंसिपल समझ लो, ये कहता है कि भैया डर कर रहो, कंजर्व रहो, समझदारी से काम करो। फ्यूचर में लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है तो इग्नोर मारो, और फ्यूचर में लग रहा है कुछ खराब होने वाला है तो उसके लिए अभी से रिकॉर्ड कर लो, पहले से ही मतलब प्रोविजन बनाकर चल लो। तो इस बात को कहते हैं कंजर्वेटिज्म। चलो सर बढ़िया था। इसके बाद है जी मैचिंग प्रिंसिपल। तो प्यारे बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल जो है इट इज अ ईजियर प्रिंसिपल, सॉफ्ट प्रिंसिपल है, ज़्यादा कुछ लंबी कहानी है नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है, देखो हमने चैप्टर 2 में 2 टर्म्स पढ़े थे, एक था रेवेन्यू और एक था एक्सपेंस। हाँ दोनों पढ़े हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल एक सिंपल सी बात कहता है, देखो मैचिंग वर्ड आपने वैसे सुन भी रखा होगा। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो हम किसी साल अकाउंटिंग करते हैं और उस साल की अकाउंटिंग में हम अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्वियसली करेंगे रिकॉर्ड, रेवेन्यू होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैचिंग ये कहता है कि अगर आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो और उस रेवेन्यू से रिलेटेड मतलब उसी से संबंधित कुछ खर्चे भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं, तो उन्हें भी इसी साल रिकॉर्ड करना। ऐसा मत करना कि रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड कर लिया और वो एक्सपेंसेस अगले साल बाद में रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो बच्चा सोच रहा होगा सर वैसे भी थोड़ी ना ऐसा करेंगे, ये क्या बात हुई? तो वैसे बहुत सिंपल बात हुई, कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल बना दिया कि भाई आप अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो तो उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंस, तो उनको भी इसी साल रिकॉर्ड करो। तो बस इस कहानी को मैचिंग बना दिया, भाई मैचिंग प्रिंसिपल, मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू यहाँ है एक्सपेंस अगले साल है, मैच ही नहीं हो रहा।
तो बस मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को क्या करना है, मैच करना है। दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल, बस नाम से ही क्लियर है। उसके बाद है जी नंबर 10। नंबर 10 क्या है सर, डुअल। डुअल मतलब दो, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब नजरिए, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था और आप चैप्टर 5 तो पूरा का पूरा इसी पर पढ़ेंगे। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के माने जाते हैं दो एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब हमारी अकाउंटिंग ऐसे चलती है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट को वैसे हम डेबिट कहते हैं और एक एस्पेक्ट को हम क्रेडिट कहते हैं, जो हम बाद में सीखेंगे। तो बस ये प्रिंसिपल तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रिंसिपल है जो एक लाइन बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, है ना, बस। और इस पे हम चैप्टर 5 में भी जब सीखेंगे तब आपको बताएंगे भी। डेबिट वाले को हम कहते हैं एसेट, ये बाद में सीखेंगे। और क्रेडिट वाले में दो बातें आती हैं, एक आती है लायबिलिटी और एक आती है कैपिटल। तो ये सब टर्म्स हमने चैप्टर 2 में सीख ही लिए थे। तो बस, तो डेबिट जो होता है वो एसेट होता है, क्रेडिट जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं। तो डेबिट और क्रेडिट जो है वो हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। बस इस प्रिंसिपल को हम डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। हालांकि यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, आप भी बाद में कर लेना, रिफर चैप्टर 5, उसमें पूरा का पूरा ये प्रिंसिपल ही है, ठीक है। चलो तो बस सर, दो प्रिंसिपल्स और बचे हैं और फिर हम खत्म कर लेंगे। यस, नंबर 11, इस प्रिंसिपल का नाम है वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। तो देखो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग का हमें क्या सिखाता है, ये प्रिंसिपल सिखाता है कि जब भी हम अपनी अकाउंटिंग में कुछ भी रिकॉर्ड करें तो ऐसा नहीं कि मालिक ने कहा अरे गुप्ता जी रिकॉर्ड कर लो 2 करोड़ रुपए आ गए, ऐसे नहीं। हमें हमेशा जब भी कुछ भी रिकॉर्ड करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही करना है। ये कसम खा लो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देखो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कि नहीं हो, हाँ सर हम भी हैं। तो बस सीए का सबसे बड़ा धर्म है कि रिकॉर्डिंग तभी होगी बुक्स में, मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा। मालिक ने बोला नहीं, किसी और ने बोला नहीं, पहले सबूत दो, जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। तो बस सिंपल सा है कि भैया सबूत चाहिए तब हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल बहुत ही आसान प्रिंसिपल है, इसे बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं, बोलो 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 बोलो, बहुत देर से बोले नहीं ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आओ सीए वाली प्रो टिप जो सिर्फ आपको इस चैनल पर मिलती है, रजिस्टर में मार्जिन के ऊपर या बुक में कहीं पर भी मार्क करके लिख लो, रिकॉग्निशन वर्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, है ना। तो मतलब जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं इस बात को अकाउंटिंग की भाषा में कहते हैं रिकॉग्निशन, रिकॉर्ड करना। अब सुनना ध्यान से, ये प्रिंसिपल एक्रूअल वाले का ही बहुत ही छोटा भाई है। अब देखो ये क्या कहता है, ये सिर्फ रेवेन्यू की बात करता है, ये बाकी चीजों की बात नहीं करता। ये कहता है कि हमें अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है बुक्स में, जब वो हुआ, जब उस ट्रांजैक्शन का मतलब होना हो गया। चाहे पैसे पहले मिले चाहे पैसे बाद में मिले वो फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण सेम ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने गुड्स बेचे किस दिन, 27 फरवरी को, लेकिन अभी तक पैसे ही नहीं मिले। मैं इंतजार कर रहा हूँ, लाओ भाई पैसे दे दो यार, गुड्स तो बेच दिए मैंने, पैसे तो दो। अब मुझे पैसे मिले, पेमेंट रिसीव्ड, कब रिसीव हुई, 2 मार्च को। तो बस अगेन सेम क्वेश्चन कि ये रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे आप, 27 फरवरी को जब गुड्स बेचे या 2 मार्च को जब पैसे मिले। तो देखो एक्रूअल वाली सेम कहानी हो गई। तो एक्रूअल जो है वो सभी चीजों के लिए बोलता है कि सबको ऐसे ही रिकॉर्ड करना है, और ये प्रिंसिपल सिर्फ रेवेन्यू के लिए बोलता है कि भाई हम अपना रेवेन्यू कब मानेंगे, ऑब्वियसली 27 फरवरी को। तो हमारे को अपना रेवेन्यू उसी दिन रिकॉर्ड कर लेना है जिस दिन हमारा माल मतलब बिका, जिस दिन हमारा रेवेन्यू हुआ। अब पैसे चाहे बाद में मिले पहले मिल जाते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ऐसा करो ना, सिंपल, आप तो रटने वाले बच्चे हो, समझते कहाँ हो, तो सिंपल भाषा में सोच लो, एक्रूवल का छोटा भाई, एक्रूवल का छोटा वर्जन इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बस, तो हो गए, देखो खत्म। तो अब देखो, अगले 2 मिनट मेरे साथ रहना और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। फुल रिकैप ऐसा दूंगा जो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। क्या 15 की 15 बातें, अजम्पशन से शुरू करते हैं। देखो, कीवर्ड्स बोलूंगा सिर्फ, आगे पीछे आलतू फालतू बात कुछ नहीं। गोइंग कंसर्न, क्या सोचना है, बिजनेस चलता रहेगा, बस खत्म। कंसिस्टेंसी, क्या सोचना है कि एक ही पॉलिसी को मैं सालों साल फॉलो करता रहूंगा, बस। नंबर 3 एक्रूवल, क्या सोचना है, ट्रांजैक्शन जब होगी तभी रिकॉर्ड करूंगा, पैसे बाद में मिले पहले मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खत्म, ये सोचना है। फिर कुछ अदर प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एंटिटी, मालिक अलग है बिजनेस अलग है, बस बात खत्म, और अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से करनी है, खत्म। मनी मेजरमेंट, सब कुछ मनी की टर्म्स में होगा तो रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, खत्म। नंबर 3 अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करना है, वो होता है 1 साल का, बस बात खत्म। नेक्स्ट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, सब कुछ बताना है यूजर को, एग्जाम्पल कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। उसके बाद मेटीरियलिटी, मेरे 100 रुपये खो गए, मटेरियल है, मुकेश जी के खो गए, इमटेरियल है, तो सारी मटेरियल चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, बस बात खत्म। कॉस्ट प्रिंसिपल, अपने फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट प्राइस इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट रियलाइजेशन, अगर वो फिक्स्ड एसेट बेचा तब उसको बेचने वाली वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे, बस रियलाइजेशन। नंबर 8 कंजर्वेटिज्म, क्या सोचना है, फ्यूचर में फायदा होने वाला है, इग्नोर मारो, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, रिकॉर्ड कर लो, कंजर्वेटिज्म। उसके बाद नंबर 9 मैचिंग, मैचिंग क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी इसी साल रिकॉर्ड करो, अगले साल मत कर देना, तो मैचिंग हो गया। नेक्स्ट डुअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू हैं, डेबिट क्रेडिट, चैप्टर 5 में सीखेंगे, खत्म। उसके बाद वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, सबूत, एविडेंस चाहिए भैया, सीए हैं, रिकॉर्डिंग कब करेंगे, जब एविडेंस होगा, खत्म। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एक्रूवल का छोटा भाई, बस ये रेवेन्यू के लिए वही बात कहता है, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे जब सेल हुई या हुआ, पैसे बाद में मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस। चलो, तो देखो आज का अपना टारगेट हो गया कंप्लीट। अब आपको बता देता हूं कि क्या करनी है मेन काम। देखो, अपने पास सारी की सारी हैंड बुक है, अकाउंट्स की भी, इकोनॉमिक्स की भी, बिजनेस स्टडीज को तो पूरी की पूरी प्रिंटेड बुक भी है। तो आपको इस तरह की अगर अकाउंट्स की या इकोनॉमिक्स की मेरी हाथों से लिखी हुई बुक ऑर्डर करनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब सर, ये हाथों से लिखी हुई बुक दिखती कैसे है? तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा उदाहरण है। हाथों से लिखी हुई बुक्स में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें जैसे आज डेमो के लिए जो हमने पढ़ा उस तरह की बातें हैं, जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वो उसकी इंग्लिश, एग्जाम्पल, रियलाइजेशन क्या है, मैचिंग क्या है जो हमने पढ़ा उसकी इंग्लिश, उसके एग्जाम्पल, इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सेम विद इकोनॉमिक्स। तो अगर आप घर बैठे बैठे हैंड बुक्स लेना चाहते हो, फिजिकल डिलीवरी अवेलेबल है, आप नीचे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बाकी बहुत से बच्चे जो कह रहे थे सर हमें आपके साथ लाइव बैच अगर ज्वाइन करना है, तो लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। बुनियाद प्रो आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप पर है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री भी हैं, सारी अपडेट्स होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपको हमारे साथ लाइव तैयारी करनी है तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टाइमिंग भी यहाँ मेंशन है, फीस भी यहाँ मेंशन है, मंथली भी पे कर सकते हो, वन टाइम भी कर सकते हो। ये है हमारे लाइव बैचेस की डिटेल। चलो, तो आई होप आज का लेक्चर जो आपने पढ़ा, देखा, समझा, वो अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत छोटा है, उसमें हम सिर्फ कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, आईएफआरएस क्या है, जो बहुत ही छोटी सी बात होती है। लेकिन आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने 15 बातें सीखी, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो, अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अभी पावरफुल वीडियोस आएंगी, कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए।